नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत है अभिनंदन दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पुनः हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद काल के बारे में। कल आपको बताया गया था सामान्य रूप से कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में, इसमें यह बताया गया कि इसकी जो समयावधि मानी जाती है वो 1920 में ही इसका समापन माना जाता है। परंतु अधिकतर विद्वानों की अगर हम बात करें तो उनका यह मानना था कि 1918 से ही जो छायावादी रचनाएं थीं उनका लेखन प्रारंभ हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छायावाद काल के विषय में। देखिए, छायावाद काल के बारे में अगर बात की जाए तो सामान्य रूप से इसके विषय में हम ये कह सकते हैं कि छायावाद काल का मतलब ये होता है कि एक हमें आभास होता है, एक हम एक इमेजिन करते हैं, एक हम परिकल्पना करते हैं। इस कारण इस प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो मुकुट बिहारी पांडे ने इसे रहस्यवाद कह दिया है, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे शैली वैचित्र कहा है। तात्पर्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह ने इसके विषय में बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। उनका यह मानना है कि 1918 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जिसमें निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा ने अपना योगदान दिया और इसके साथ साथ उन्होंने कह सकते हैं कि रहस्यवादी भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसे ही हिंदी साहित्य में छायावाद काल कह दिया गया है। अब हम देखेंगे इसकी जो प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। सबसे प्रमुख जो इसमें विशेषता बताई गई है वो है आत्माभिव्यक्ति। आत्माभिव्यक्ति का तात्पर्य हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि सामान्य रूप से इस काल के जो कवि हुए हैं उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ को अभिव्यक्त किया है। जैसे अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं तो इसमें हिंदी साहित्य में सबसे प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो इसमें कह सकते हैं महादेवी वर्मा जी आ जाती हैं। उन्होंने आत्माभिव्यक्ति का कार्य किया। जैसे उनकी जो कविता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नम का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, इस प्रकार से उन पर जो दुख बीता है वो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ निराला जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी उनकी जो पुत्री का देहांत हो गया था उसके शोक में उन्होंने सरोज स्मृति लिखा और उसमें भी अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त कर दिया है। जैसे उन्होंने स्वयं लिखा है कि धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित का ना कर सका। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से इस काल के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने अपनी आत्मा की अंदर की आवाज़ को आगे बताने का प्रयास किया है। उसके बाद हम देखते हैं इस काल की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है वो है प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य रूप से जैसे आपको कई बार बताया भी गया है कि हिंदी साहित्य में जो मानवीकरण अलंकार के जनक माने जाते हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में ये एक नवीनतम अलंकार का उपयोग होता है छायावाद काल में और इसके जो जनक माने जाते हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी माने जाते हैं। इसके साथ साथ निराला जी की भी जो महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, जो काव्य संग्रह उनके लिखे गए हैं, वो अधिकतर जो लिखे गए हैं वो सब प्रकृति चित्रण पर ही लिखे गए हैं। या फिर पंत की अगर बात करें तो इनकी तो उपाधि ही दे दी गई थी कि इन्हें प्रकृति का सुकुमार का भी कहा जाता है। अर्थात इनकी जितनी भी रचनाएं, चाहे ग्रंथ की बात करें, चाहे वीणा की बात करें, चाहे पल्लव की बात करें, इस प्रकार की जो आदि आदि रचनाएं हैं उनमें सब में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। उसके साथ हम देखते हैं अगली जो इसकी विशेषता बताई गई है वो ये बताई गई है भैया कि नारी आदर्श दशा। अर्थात यहाँ पर जो नारी है उसकी जो स्थिति थी बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। इससे पहले द्विवेदी युग में नारी को अबला कहा गया था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो नारी की जो दशा थी बहुत ही आदर्श हो चुकी थी। जैसे नारी पर जयशंकर प्रसाद ने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिख दिया और उसका नाम कामायनी रख दिया गया। ध्यान रखेंगे, ये नारी को कह सकते हैं कि इसकी स्थिति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। जयशंकर प्रसाद ने स्वयं अपने शब्दों में कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजन नग पक्तल में पीयू स्रोत बहा करो जीवन के सुंदर संतल में। तात्पर्य है कि यहाँ पर जो नारी की स्थिति थी बहुत ही उत्तम बताई गई है व उससे कह सकते हैं कि पूजनीय बता दिया गया है। इसके साथ साथ नारी पर बहुत से कह सकते हैं कि नाटक लिखे गए, ऐतिहासिक नाटक लिखे गए। इसमें ध्रुव स्वामिनी हो गया या फिर चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया। इस प्रकार से बहुत से जो नाटक लिखे गए वो नारी प्रधान नाटक लिखे गए। काव्य संग्रह भी इसमें पर्याप्त नारी पर रचा गया है। उसके बाद हम देखेंगे अगली जो भैया इसमें विशेषता बताई गई है वो है रहस्यवाद। देखिए, रहस्यवाद एक ऐसा वाद होता है जहाँ पर आत्मा का परमात्मा से संबंध दर्शाया जाए, उसे हम रहस्यवाद कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम रहस्यवाद का प्रयोग भक्ति काल में किया गया था। उसके बाद आगे चल करके उत्तरवर्ती कालों की अगर बात करें तो छायावाद काल में भी रहस्यवाद का प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, आधुनिक काल का जो कह सकते हैं कि भक्ति काल कहा जाता है वो छायावाद काल को ही कहा जाता है, या आधुनिक युग का भक्ति काल भी छायावाद काल को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें रहस्यवादी हमें दर्शन देखने को मिलते हैं। अब सामान्य रूप से अगर कहा जाए जैसे जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं या जो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं उनमें हमें सभी रचनाओं में क्या होता है कि रहस्यवाद के दर्शन देखने को मिलते हैं। अर्थात आत्मा का परमात्मा से एक श्रेष्ठ संबंध स्थापित किया गया है। तो ये थी इस काल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जिस पर हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग देखेंगे इस काल के जो प्रमुख कवि होते हैं एवं उनकी रचनाएं।
देखिए छायावाद काल तो वैसे सामान्य रूप से छायावाद काल के जो 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं उस पर संपूर्ण छायावाद काल टिका हुआ है। इसमें प्रमुख रूप से जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, इन्हें कलाधर कहा जाता है हिंदी साहित्य का। उसके बाद में निराला जी आते हैं, उसके बाद में पंत आते हैं, उसके बाद में महादेवी वर्मा आती हैं। देखिए सामान्य रूप से अधिकतर विद्वान क्या करते हैं कि जो 4 कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, इनकी ही व्याख्या कर देते हैं, परंतु ये इस काल के श्रेष्ठ कवि हैं। इसके साथ साथ इस काल में अन्य कवियों ने भी अपना योगदान दिया है। जैसे हम कह सकते हैं प्रमुख रूप से राम कुमार वर्मा जी इसमें आ जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि नाम आ गया है राम कुमार वर्मा जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये राम कुमार वर्मा हैं ये हिंदी एकांकी के जनक हैं। हिंदी एकांकी के जनक, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी एकांकी के जनक कौन हैं, तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक अर्थात जब 1918 से यहाँ पर लेखन प्रारंभ हुआ है तो जो जयशंकर प्रसाद हो गए, निराला हो गए, पंत हो गई, महादेवी वर्मा हो गई, इन्होंने क्या किया है कि काव्य साहित्य का लेखन प्रारंभ कर दिया है। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे कह सकते हैं कि 1930 के आसपास आते हैं, अब यहाँ पर काव्य संग्रह कम हो जाता है और जो ये जो कह सकते हैं कि छायावाद काल के जो चातुष्टय कवि हैं इनको छोड़ करके जो शेष कवि जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हो गए, उदयशंकर भट्ट जी हो गए, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हो गए, इन लोगों ने क्या किया है कि एकांकी का लेखन प्रारंभ कर दिया है। तो इस काल में ही एकांकी का लेखन भी प्रारंभ हो जाता है। दूसरी इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि 1930 के आसपास क्या होता है कि एकाध कवियों ने जो कह सकते हैं कि छायावाद काल के चातुष्टय नहीं थे उन्होंने एकांकी का लेखन प्रारंभ किया। उसके साथ साथ जो छायावाद काल के ही प्रमुख कवि थे उन्होंने कहानी का लेखन प्रारंभ कर दिया है। तो अति महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है कि छायावाद काल में कहानी का लेखन प्रारंभ हो गया है। तात्पर्य यह है कि इसे परिकल्पना काल भी कहा जाता है। परिकल्पना का मतलब क्या है कि हम एक इमेजिन करते हैं, अपने मन में एक चित्रण बना लेते हैं और उस चित्रण को हम कलम कापी के माध्यम से उतार देते हैं। तो इस काल में पर्याप्त कहानी का लेखन हुआ है और आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी कहानियाँ बताई गई ये सब झूठी होती थी और ये सिर्फ पाठकों के मनोरंजन के लिए रची गई थी। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद ने पर्याप्त कहानी का लेखन किया, इनकी बहुत सी कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ साथ जो कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से कहानी का लेखन प्रारंभ होता है जब हम लोग प्रगतिवाद में जाते हैं तो प्रेमचंद्र जी कहानी का औपचारिक रूप से लेखन प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए प्रेमचंद्र को कथा सम्राट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जैसे राम कुमार वर्मा हुए, उदयशंकर भट्ट हुए, लक्ष्मी नारायण मिश्र हुए, इन लोगों ने क्या किया है कि कह सकते हैं कि एकांकी का लेखन प्रारंभ कर दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और विचारधारा जाती है जिसे हम कह सकते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा। 1930 आते थे क्या हुआ था कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन थे या जो गांधी युग था वो बहुत व्यापक रूप से आगे बढ़ रहा था। तो इसमें ये कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण कवि हैं जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो गई और मक्खनलाल चतुर्वेदी जी हो गए, सियाराम शरण गुप्त जी हो गए। तो इन लोगों ने क्या किया है कि अपनी कविता के माध्यम से एक राष्ट्रवादी चेतना जगाने का प्रयास किया है। जैसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी कविता की लेखिका कौन है, तो आपको ध्यान रखना है खूब लड़ी मर्दानी अर्थात झांसी की रानी जो कविता है उसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आखिर इस कविता की लेखिका कौन है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, तो जब प्रश्न पूछा जाए कि झांसी की रानी उपन्यास, ध्यान रखना है आपको झांसी की रानी उपन्यास, जब ये उपन्यास आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है बच्चों, कई बार गलत भी हो जाता है। तो इसके लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। अर्थात झांसी की रानी ये क्या है, उपन्यास, तो उसके लेखक हो गए वृंदावन लाल वर्मा। यदि प्रश्न पूछा है कि झांसी की रानी कविता के लेखक कौन है या लेखिका कौन है, तब आपको वहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान को सही कर देना है। तो ये राष्ट्रवादी विचारधारा में जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और राष्ट्रवादी कवि आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, आप लोगों ने नाम उनका सुना होगा, उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी ये भी राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं और इनकी एक कविता संग्रह है, वो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जिसमें हम कह सकते हैं कि इसका भैया नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि इस काव्य संग्रह के लेखक कौन है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण कविता है इसके जो लेखक हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। एक और बिंदु आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी बीएड में कई बार पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है। ध्यान रखना है इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, एक भारतीय आत्मा
किसे कहा जाता है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। तो इसमें दो धाराएं हो गई, पहली धारा छायावादी हो गई जिसमें काव्य संग्रह लिखा गया, और दूसरी जो धारा हो गई वो राष्ट्रवादी धारा हो गई, जिसमें प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि राष्ट्र को जागृत करने का प्रयास किया गया है, एक चेतना बताई गई है लोगों में। इस प्रकार से इसमें एक और आ जाते हैं भैया सियाराम शरण गुप्त। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सियाराम शरण गुप्त। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भी पर्याप्त राष्ट्रवादी रचनाएं रची हैं, परंतु इनकी एक इनकी कहानी है, माफ कीजिएगा, वो कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, काकी कहानी। कई बार परीक्षा में पूछी गई कि काकी कहानी के लेखक कौन है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 या 7 में चलती है यूपी बेसिक में। तो इसमें होता क्या है कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसकी माता जी का देहांत हो जाता है और वो एक पतंग उड़ाता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि माँ क्या जो स्वर्ग से पतंग के धागे के सहारे नीचे उतरेगी। तो इसमें बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। तो कह सकते हैं कि इस काल में पर्याप्त कहानी का लेखन शुरू हो गया है, और इसी काल में पर्याप्त क्या होता है कि एकांकी का लेखन शुरू हो गया, जिसके जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। और उनकी एक एकांकी है भैया रेशमी टाई, ये कई बार पूछी गई है। रेशमी टाई है, दीपदान है, औरंगजेब की आखिरी रात है, ये महत्वपूर्ण जो एकांकी हैं वो समय समय पर परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे इस काल की जो प्रमुख कह सकते हैं कि कवि एवं उनकी रचनाएं। तो कवियों की बात करें, इस काल के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म काशी में हुआ था। इन्हें हिंदी का कलाधर कहा जाता है, हिंदी का शिव भी कहा जाता है, और सुगनी साहू भी इनका ही एक नाम था। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो उर्वशी लिखी हुई है ये जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना है। और आपको बताया गया था कि एक और उर्वशी काव्यखंड है, कह सकते हैं काव्य संग्रह है, जिसके लेखक दिनकर हैं, और उस उर्वशी पर दिनकर को ज्ञानपीठ मिला था। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि उर्वशी के लेखक कौन है, और उसमें सामान्य रूप से दिनकर को ही सही माना गया है, और तो इसलिए बताया रहा है क्योंकि ये इनकी पहली रचना है। दूसरी रचना इनकी मानी गई है झरना। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य की जो प्रथम छायावादी रचना मानी गई है वो झरना है। उसके बाद में आंसू है, लहर है, ये कुछ महत्वपूर्ण इनके काव्य संग्रह हैं। उसके बाद में इनका एक महाकाव्य भैया जाता है, वो है कामायनी। आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। सबसे प्रसिद्ध जो महाकाव्य माना गया है वो है कामायनी। आपको ध्यान रखना है, कामायनी, इसमें 15 सर्ग हैं। सर्ग भी पूछ ले आते हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं, परमात्मा में 57 सर्ग हैं, पृथ्वी रासों में 69 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब होता है भाग या खंड या टुकड़े हम कह सकते हैं। तो इसमें 15 सर्ग हैं। इसमें श्रद्धा और मनु की कथा का वर्णन किया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि विष्णु पुराण में एक बहुत व्यापक भूकंप आ जाता है, व्यापक प्रलय आ जाता है, और उसमें समस्त जीव जंतु मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसी समय भगवान विष्णु मीन का अवतार धारण करते हैं, और मीन के अवतार से क्या होता है कि वो मछली एक विशाल जलाशय में आती है, और उस मछली को पकड़ करके जो मन होते हैं वो जीवित बच जाते हैं। उसके बाद में जो सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं शत्रुपा, उनसे उनका विवाह होता है, और इससे पुनः मानव जाति की उत्पत्ति होती है, ऐसा इतिहास में बताया गया है। तो कामायनी में इसमें जैसे श्रद्धा हैं, मनु हैं, और एक इड़ा नाम का पक्षी है जो इसमें गुरु बताया गया है। उसके माध्यम से क्या होता है कि एक संपूर्ण पौराणिक इतिहास यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद ध्यान रखना है, एक और महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर लिखी हुई है, एक घूंट। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी, तो प्रथम एकांकी की भी अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है ये जयशंकर प्रसाद की एक घूंट है, ये हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद ने पर्याप्त ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। जैसे अगर हम चंद्रगुप्त की बात करें तो ये मौर्यवंशी हैं, उसके बाद में स्कंदगुप्त हैं, ये गुप्तवंशी हैं, माफ कीजिए चंद्रगुप्त जो हैं ये गुप्तवंशी हैं, स्कंदगुप्त गुप्तवंशी हैं। उसके बाद में अजात शत्रु हर्यवंशी हैं, और ध्रुव स्वामिनी भी एक कह सकते हैं कि नायका प्रधान जो है ये भी गुप्तवंशी शासकों की जानकारी देता है। इसके साथ साथ इनका एक और महत्वपूर्ण नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ, जो हमें कह सकते हैं कि वैदिक काल के बारे में बताता है, महाभारत की हमें जानकारी देता है। जो महाराज परीक्षित हुए थे उनके पुत्र जो थे जन्मेजय, जिन्होंने नाग यज्ञ किया था, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें उससे मिलती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो इस काल के कवि हैं भैया निराला हैं। आपको ध्यान रखना है, इनका उपनाम है महाप्राण। महाप्राण का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर बहुत ही दुख भरा हो। जैसे महाप्राण जो है निराला जी, इन्होंने लिखा था कि कविता की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उन्होंने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अर्थात कविता वही लिख सकता है जिसने वियोग को सहन किया है। तो इनकी हम कुछ प्रमुख रचनाएं देखेंगे। अनामिका है इनकी रचना, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास।
ये भैया जो तुलसीदास रचना लिखी हुई है ये कई बार यूपी टेट में पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक खंड काव्य है। यूपी टेट में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा खंड काव्य है, तो तुलसीदास खंड काव्य के लेखक जो हैं वो निराला जी हैं। 2 बार यूपी टेट में पूछी जा चुकी है। उसके बाद में लिखी हुई एक रचना इनकी है सरोज स्मृति। आपको ध्यान रखना है कि सरोज स्मृति, जो सरोज थी वो निराला जी की पुत्री थी और विवाह के उपरांत उनका देहांत हो जाता है, तो निराला जी उससे बहुत आहत हो जाते हैं और उसी पर कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से एक शोक गीत लिखते हैं जिसका नाम है सरोज स्मृति। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत, हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत, तो ये कौन सा है भैया, ये है सरोज स्मृति। इनकी पुत्री का नाम था, विवाह के उपरांत उनका देहांत हो जाता है, सरोज स्मृति। इसी में लिखा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस प्रकार से उसके बाद में राम की शक्ति पूजा, इसके भी लेखक निराला जी हैं। यूपी टेट में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन हैं, तो इसके भी लेखक जो हैं वो निराला जी ही हैं। आगे ध्यान देंगे, अगले जो भैया हमारे कवि हैं प्रमुख महत्वपूर्ण रूप से, वो हैं स्मृतानंद पंत जी। कौसानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। इन्हें प्रकृतिका सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी रचना है ग्रंथ, ये काव्य संग्रह है, वीड़ा काव्य संग्रह है, पल्लव काव्य संग्रह है, ग्राम्य काव्य संग्रह है, चिदंबरा इनका महाकाव्य है और लोकायतन भी इनका महाकाव्य है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे ज्ञान कह सकते हैं कि कांस्टेबल हो। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है हिंदी साहित्य का वो 1968 में मिला था और किसे मिला था, वो पंत को मिला था। इनकी रचना, इनका जो भैया महाकाव्य था वो चिदंबरा था। देखिए ध्यान रखेंगे, इनका महाकाव्य लोकायतन भी है, परंतु जो चिदंबरा है ये क्या है, काव्य संग्रह है। इस पर इनको हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब यहाँ पर एक और मित्रों आपको ध्यान रखना है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो ध्यान रखना है भैया ये आप मिला था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और यह 1965 में मिला था। यह मलयालम भाषा के कवि थे, आडा कुजाई इनकी रचना थी। देखिए ज्ञानपीठ जो है ये 22 भाषाओं में मिलता है, अब तो इसमें लगभग 24 भाषाएं इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं। तो आडा कुजाई जो है इस पर मिला था मलयालम भाषा का जी शंकर कुरूप को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी कवित्री मानी गई हैं वो है महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत। उसके साथ एक रेखा चित्र भी लिखा है गिल्लू, जिसमें गिलहरी की कथा का वर्णन है। और उसके साथ साथ इनके अन्य जो रेखा चित्र हैं जैसे श्रृंखला की कड़ियाँ हो गई, इस प्रकार से अतीत के चलचित्र हो गए, ये जो महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं ये महादेवी वर्मा के ही हैं। इसके साथ साथ इनके जो समस्त काव्य संग्रह हैं, जब हम इनको मिला देते हैं तब इसी का जो संयुक्त नाम हो गया है उसे क्या कहा गया है, उसे यामा कहा गया है। अर्थात इनके जितने भी काव्य संग्रह हैं जब उनको हम मिला देते हैं तब उसे कह दिया गया है यामा। समस्त काव्य संग्रह का ही रूप है यामा। अब आपको एक और प्रश्न अति महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि महादेवी वर्मा को कब ज्ञानपीठ मिला था, तो ध्यान रखेंगे 1982 में महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और समस्त काव्य संग्रह है ज्ञानपीठ में भैया 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। देखिए ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, जो पुरस्कार आपके बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के, चाहे ज्ञानपीठ हो गए चाहे व्यास हो गए, इस पर भी एक छोटा वीडियो आपको बना करके आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये महादेवी वर्मा जी हो गई, इनकी समस्त कह सकते हैं रचनाओं का संग्रह जो है वो यामा माना गया है। इसके साथ साथ जैसे हमने बताया कि राम कुमार वर्मा हो गए, उदय शंकर भट्ट हो गए, लक्ष्मीनारायण मिश्र हो गए और इसी में जनार्दन प्रसाद द्विज हो गए। इन कवियों ने क्या किया है कि इसमें एकांकी का लेखन किया है और ये जो आगे चल करके ये कवि क्या करते हैं, आगे चल करके ये कवि सामान्य रूप से ये कहानियाँ लिखते हैं। तो इस काल में इसके कह सकते हैं कि इस वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।